नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम रिव्यू में मेरा जो एग्जाम था वो 6/11 मतलब 6 नवंबर 2020 को था, जो कि थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था। तो मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। तो कंप्लीटली आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एयरफोर्स के रिलेटेड वीडियो और नेवी के रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। आपके एग्जाम से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक का पूरा का सफ़र जो है हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर वीडियो में डालता रहता हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। आइए डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, मेरा एग्जाम 6 नवंबर 2020 को हुआ, जो कि थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ। अब बात करते हैं मेरे एग्जाम लेवल का। देखिए, सबसे पहले जो है, जब आप लोग एंट्री करेंगे, मेरा दोनों ग्रुप था, एक्स एंड वाई ग्रुप, लेकिन मैंने सिर्फ एक्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैंने वाई को मतलब सिर्फ मैं वाई को देखने गया था, मतलब मैंने कुछ उसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, मैं रियलिटी आपको बताऊं तो ठीक है। उसके वजह से आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो है सबसे पहले, जब आप लोग जाएंगे एक्स वाई दोनों का भरे होंगे अगर आप लोग, तो सबसे पहले आपका फिजिक्स आएगा। सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन आने वाला है, जो कि फिजिक्स का सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग 6 नवंबर 2020 का थोड़ा सा मॉडरेट था। मतलब मॉडरेट से लेकर हाई लेवल का था। ये हो सकता है कि मैंने उतना नहीं पढ़ा था इंग्लिश फिजिक्स, इसलिए मुझे हार्ड लगा हो, लेकिन कोई कैंडिडेट को आसान लगा हो, इसके ऊपर मुझे नहीं पता है। लेकिन जो कैंडिडेट ने पढ़ाई किया होगा उसके लिए तो ईजी ही लगा होगा। लेकिन मैंने अपने कट ऑफ मार्क्स तक, मतलब कि उससे थोड़ा बहुत अधिक ही किया है, मतलब मेरा काम तो हो जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए, फिजिक्स में जो पहला क्वेश्चन था, अब इतने तो याद नहीं है मुझे, लेकिन जो पहला मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे उसमें। देखिए, जो इजी क्वेश्चन था मुझे वो याद है। पहला तो एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स आया था, जो कि जिसमें कि डब्ल्यू डेल्टा क्यू दिया था 110 जूल और डेल्टा यू दिया था 40 जूल। इसका डेल्टा डब्ल्यू आएगा 70 जूल के बराबर। आप लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से निकाल सकते हैं आप लोग इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है एक आया था कि प्रेशर का जो है आपको डायमेंशन बोला गया था। मतलब उसको डायरेक्टली तो नहीं बोलता कि प्रेशर का डायमेंशन निकालिए, लेकिन आपको डायरेक्टली तो नहीं बोला गया था कि प्रेशर का आप लोग डायमेंशन निकालिए, लेकिन उसका जो, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो प्रेशर का जो है उसमें आप लोग को डायमेंशन निकाल दो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि जब आप मान लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जो देखिए, मान लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके और अर्थ के, मतलब कि दीवार, आप मान लीजिए दीवार के पास खड़े हैं। ठीक है, तो दीवार आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है। तो इसका आंसर ये था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे और अर्थ के बीच में उतना कम है, कंपेरिजन टू अर्थ ऑन द मैन। जो जो हम पे जो हमारा अर्थ जो है पूरा ग्रेविटी हम पे लगाता है, वो उससे कम होता है कंपेयर टू, मतलब कि हम अगर मतलब बात करें अगर हम दीवार के बारे में, इसलिए कम होता है। नेगली इसका आंसर जो है नेग्लिजिबल वाला होगा। तीन क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या होता है। तो उसमें आप, उसका आंसर ये था कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो सरफेस टेंशन जो होता है सोप और क्लोथ के बीच में, वो डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन जो है घटता है, सरफेस टेंशन घटता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। 5 क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन की अगर डिस्कशन करूँ तो आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन होगा वो क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन होगा वो क्या होता है, घटता है। मतलब फॉरवर्ड बायस में उल्टा होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में उल्टा होता है। फॉरवर्ड बायस में जो घटता है और रिवर्स बायस में बढ़ता है। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन था वो, कर देता हूँ, मुझे इतना मेमोराइज याद तो नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मतलब कि मैं आपको डिस्कस करूँ, एक रुकिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि जैसे मान लीजिए कि वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में हमको एक इक्वेशन दिया था, जिसके ए इक्वल्स टू दिया था। मान लीजिए एक ए इक्वल टू दिया था 3t का, मतलब कुछ इक्वेशन दिया था 3t प्लस टी करके। ठीक है, मैं आपको ये सब थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रुकिएगा। जैसे ए इक्वल टू जो है, मान लीजिए ऐसे दिया था 3t प्लस टी स्क्वायर करके ऐसे कुछ दिया था। ठीक है, उसको हमको क्या करना था कि हम लोग को इसमें बोला गया था कि आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो क्या करना था, इसको a को चेंज करना था dv अपॉन dt में। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद से फिर dv हमको इंटीग्रेट करके हमको जो है dv निकालना था t के फॉर्म में, और t को पुट करके हमको उसका आंसर निकाल, जो कि आंसर दिया था उसमें। ठीक है, ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब जो आगे क्वेश्चन मिला था मुझे, एक क्वेश्चन आया था कि रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, टेम्परेचर होगा उसका आंसर। किसका क्या होगा, टेम्परेचर उसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11th क्वेश्चन जो था वो था कि, हाँ, सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है। सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, तो उसमें जो है आप लोग ऑप्शन मिला होगा आप लोग को। तो एक तो होगा एक्सेलरेशन होगा,
एक वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी में डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहता है नहीं, कि मान लीजिए वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह जाएगा लेकिन उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। और भी काफ़ी थे लेकिन उसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना था वो था एक्सेलरेशन, जो कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए था वो, और कोई ऑप्शन था तो वो भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म तो वही था, ठीक है। ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि वर्क डन जो होता है क्या होता है, मतलब कि ऑप्शन दिया गया था और उसमें बताया गया था कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसका जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग वो ये होगा कि जो वर्क डन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। तो आपको पता है कि वर्क डन जो है जीरो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा सर्कुलर मोशन में, तो वो हो जाएगा जीरो के बराबर। 11th क्वेश्चन। अगर 12th क्वेश्चन की बात करें तो 12th क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन था वो, कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन से फॉलो करता है। तो जो ये वाला प्रोसेस होगा, मान लीजिए बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं हम लोग और फिर हाथ में आ रहा है, वो जो होगा 2D मोशन होगा। वो क्या होगा? 2D मोशन होगा, वो 3D मोशन नहीं होगा। वही आज का उसमें बोला था कि कौन सा 3D मोशन नहीं है, 3D न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा वो। मैंने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए। अब आता है मैथ्स के ऊपर। देखिए मैथ का पेपर बहुत ही ईजी था, मतलब मैथ का मुझे क्वेश्चन से याद नहीं है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। मैथ में बस मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड था, और उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब उसमें क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं आया था, बहुत ही इजी लेवल का था। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा फिजिक्स मैथ्स में, तो आप लोग आराम से जो है 20 क्वेश्चन तक आराम से कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश का लेवल बहुत ही नॉर्मल था, मतलब कि जो लड़का इंग्लिश तैयार किया होगा उसके लिए नॉर्मल लगा होगा। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए एक तो पहली बात तो एक तो आया था, एक क्वेश्चन जो हम लोग का आया था वो था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पे आया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको पता है कि बट ऑल्सो के बाद जो दिया होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि लुक के बाद, मतलब वो क्वेश्चन था कि लुक के बाद क्या होगा। उसमें जो आप जब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उसमें आपका सेंस आएगा देखभाल करने के सेंस में आएगा, और लुक के साथ हम लोग जो है आफ्टर का प्रयोग करते हैं देखभाल के सेंस में। लुक आफ्टर हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था वेटरनरी का स्पेलिंग VETERINARY, इसका स्पेलिंग पूछा गया था, जो कि अगर आपने परमार सर को फॉलो किया है, उनके टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है, तो बिल्कुल उसी से क्वेश्चन उठ के आ गया था, बिल्कुल ठीक है। उसी से बिल्कुल क्वेश्चन उठ के आ गया था और मेरे पेपर में आया था ये। मैं आपको शो करके दिखा दूंगा अगर आप लोग प्रूफ मांगेंगे तो। फोर्थ क्वेश्चन था कि, एक मिनट रुकिएगा, डिस्कस करते हैं कि आगे आगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये सब पूरे क्वेश्चन थे। अब मैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश का पेपर अगर मैं वैसे डिस्कस करूँ तो नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जो पैसेज था, थोड़ा पैसेज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैसेज थोड़ा हार्ड आया था 6 तारीख को लास्ट शिफ्ट में, ठीक है। पैसेज थोड़ा सा हार्ड था लेकिन उतना हार्ड नहीं था। आप लोग उसमें से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आराम से, लेकिन मैंने जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उसमें जो है गलती चला गया था मेरा मतलब मुझे नहीं पता कौन सा गलती है, लेकिन मुझे लगा कि एक क्वेश्चन गलती होगा, ठीक है। अब कितना अटेम्प्ट किया वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों को, मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैंने काम लायक अटेम्प्ट कर दिया है कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाए, उतना अटेम्प्ट करके क्वेश्चन आया हूँ एग्जाम में। ये हो गया। और सब क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए और आया था कि फिलिप्स आया था, एरर आया था कि एरर में मान लीजिए कि एरर में क्वेश्चन आसान था, एरर का हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया होता। तो आप लोग आराम से जो, अगर आपने पढ़ाई किया होगा, थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा अगर आप लोग ने, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपने परमार सर को फॉलो किया है, आर्य सर को फॉलो किया है, तो आप लोग आराम से एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। और अगर आप लोग अपने आप से पढ़ते हैं तभी आप लोग एग्जाम क्रैक करके जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रिव्यू था, जो कि वाराणसी सेंटर का रिव्यू था। ये मैंने वाराणसी में एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।